नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा शाह स्वागत करता हूं आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर रोज शाम को 7 बजे मैं लेके आता हूं आपके लिए टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड ये टेस्ट सीरीज, जिसमें मैं डिस्कस करता हूं आपसे उन सारे प्रश्नों के जो आपसे पूछे जाते हैं टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी पोस्ट के लिए, जो कि डीएसएसबी, केवीएस जैसे संस्थान आयोजित करती है। तो स्वागत है आपका इस वीडियो पे। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके लाइव क्लास की। शाम को मैं डेली लेकर के आता हूं ये क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है, आज की जो क्लास है आपकी, टोटली बेस्ड है टीचिंग पेडागोजी के ऊपर, और ये टीचिंग ऑफ मैथ्स के ऊपर आज ज्यादा फोकस रहेगा आज। तो जो भी टीजीटी मैथ्स या पीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीआरटी भी तैयारी कर रहे हैं और जो मैथ्स के पोर्शन को अपना तैयार करना चाह रहे हैं, तो उस वीडियो को जरूर ज्वाइन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपके लिए कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट अ डिजायरेबल असेसमेंट प्रैक्टिस इन कंटेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग। मैथ्स लर्निंग में, गणित के सीखने में, ठीक है, उससे रिलेटेड आपसे पूछा गया जो डिजायरेबल असेसमेंट है उसके बारे में पूछा गया है कि आप एज ए टीचर किस तरह से एक डिजायरेबल असेसमेंट कर सकते हो बच्चे का प्रैक्टिकली इन कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। कि मैथ्स के पढ़ने में, मैथ्स की टीचिंग जब आप करते हो तो एक बच्चे क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, और उसका जो अधिगम कितना हुआ, यानी कि चेंज इन बिहेवियर का जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि लर्निंग का जो आउटकम होना चाहिए हमारा, वो आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, इसको जांचने के लिए अब क्या बेस्ट प्रैक्टिस यूज करेंगे, ये पूछा जा रहा है एज ए असेसमेंट के लिए। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, एक एक करके ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए ये, इनकरेक्ट आंसर ऑफ द चिल्ड्रन should largely be ignored because we should need to focus on children's strength। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे बोला गया है कि जो बच्चा अगर जो मिस्टेक करता है उसे हम इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि हमें फोकस करना चाहिए सिर्फ बच्चे के स्ट्रेंथ के ऊपर, वीकनेस के ऊपर हमारा कोई फोकस नहीं होना चाहिए, उसे हमें इग्नोर कर देना चाहिए। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है इसके लिए। सेकेंड स्टेटमेंट आपके लिए है, ओनली पेपर पेंसिल टास्क आर suited to assess student because दे रिक्वायर्ड प्रीसिस आंसर। सेकेंड ऑप्शन में आपसे बोला गया कि जो असेसमेंट का जो मेथड होता है हमारा, जो ट्रेडिशनली जो हमारे इंडिया में यूज होता आ रहा है कि पेपर पेंसिल टेस्ट जो होता है उसी से होना चाहिए असेसमेंट, अदर देन दैट कुछ और नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे को बहुत अच्छी तरह सूट करता है, उनके लिए ज्यादा कंफर्टेबल होता है, इसलिए इसी की आवश्यकता है, ऐसा बोला जा रहा है सेकेंड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन आपके पास जो है उसमें बोला जा रहा है, होल्डिंग कंजर्वेशन and one-to-one discussion with children can also be helpful in assessing them। ये नई तरह की असेसमेंट के बारे में बात की जा रही है, जिसके अंदर टीचर स्टूडेंट या स्टूडेंट ये लोग आपस में 1-to-1 डिस्कशन करते हैं अपनी प्रॉब्लम का, अपने जो भी आउटकम्स होते हैं उसके प्लस नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं, और फिर उस डिस्कशन से वैल्यू गेन करके भी एक असेसमेंट का एक तरीका बनाया गया है। तो थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि असेसमेंट करने के लिए डिस्कशन बहुत जरूरी है, कि आप बच्चों के साथ डिस्कशन करिए ताकि बच्चों को आप मोटिवेट कर सके अच्छे प्रैक्टिस करने के लिए, उसकी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके उसे रेक्टिफाई करने के लिए, उसे एक अच्छा फीडबैक देने के लिए। तो थर्ड ऑप्शन में ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है, असेसमेंट शुड बी प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंड फोकस ऑन राइट आंसर ऑफ द चाइल्ड। कि असेसमेंट जो होना चाहिए फोकस ओरिएंटेड होना चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर, यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, रिजल्ट पे ज्यादा फोकस करे, ठीक है, फेलियर पे फोकस कम करे, और जो राइट आंसर है उसके ऊपर बच्चे पे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है ऑप्शन 4 के अंदर। तो आपके हिसाब से क्या ऑप्शन सही है? अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका थर्ड है कि टीचर को एज डिस्कशन ऑर्गेनाइज कर देना चाहिए, ठीक है, डिस्कशन ऑर्गेनाइज करके बच्चे के साथ उसकी प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहिए और फिर उसे फीडबैक देना चाहिए असेसमेंट के थ्रू। ये बेस्ट असेसमेंट का तरीका है टीचिंग ऑफ मैथ्स के अंदर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स। मैथ को सीखने के लिए या अधिगम जब हम गणित की करते हैं तो उसके रिगार्डिंग में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है, इनफॉर्मल एल्गोरिथम आर इंफीरियर टू फॉर्मल मैथमेटिक्स। सेकंड में आपसे बोला जा रहा है, एवरीवन कैन लर्न एंड सक्सीड इन मैथमेटिक्स। थर्ड में बोला जा रहा है, गर्ल नीड एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज दे आर वीकर इन मैथमेटिक्स। एंड द फोर्थ ऑप्शन जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि मैथमेटिक्स इज ए स्पेशलाइज्ड
सब्जेक्ट मीन्स फॉर फ्यू सेलेक्टेड फ्यू पर्सन, ऐसा बोल सकते हैं। तो जैसे अब चारों ऑप्शन को जैसे मैंने रीड किया, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में बोला जाए एक टर्म है एलोगरिथम। एलोगरिथम का मतलब एक तरह से आप कोडिंग डिकोडिंग समझ सकते हैं कि मैथ्स की एक यूनिक लैंग्वेज है जिसमें क्या है कि एक तरह से ग्रामर जो है इसका वो रीजनिंग बेस्ड है। तो एलोगरिथम का मतलब यहाँ पे आप कोडिंग से समझ सकते हैं एक तरह से। इसमें ये बोला गया है कि जो फॉर्मल एलोगरिथम होता है वो इंफीरियर होता है इन कंपैरिजन ऑफ फॉर्मल मैथमेटिक्स। यानी कि जो लोग फॉर्मल तरीके से मैथ्स पढ़ते हैं और कुछ लोग जो इनफॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं, तो ये बोला जो इनफॉर्मल वाले जो मैथ्स पढ़ते हैं वो एक तरह से इंफीरियर होते हैं, ऐसा बोला जा रहा है फर्स्ट में। सेकंड में बोला जा रहा है कि एवरीवन कैन लर्न, कि हर कोई पढ़ सकता है मैथ्स और सक्सीड कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। अच्छा, थर्ड में बोला गया कि गर्ल्स के ऊपर एक्स्ट्रा अटेंशन देना चाहिए मैथ्स की टीचिंग में, मैथ्स की लर्निंग में। क्यों? क्योंकि गर्ल्स को समझा जाता है कि मैथ्स में कमजोर है। और फोर्थ में बोला जा रहा है कि मैथ्स जो है ना कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए, कुछ सिलेक्टेड पर्संस के लिए एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, ये हर किसी के लिए नहीं है। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है, आप चूज कर लीजिए। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर वो हो जाएगा आपका सेकंड। अब सेकंड क्यों? क्योंकि मैथ भी नॉर्मल सब्जेक्ट ही है, ऐसा कुछ हुआ जैसा कुछ नहीं है, ये भी बाकी सब्जेक्ट जैसा ही है। अगर आप कोई प्रैक्टिस करता है, कॉन्सेप्ट को आराम से समझता है और उसकी बार बार प्रैक्टिस करता है, तो वो भी सक्सेस अचीव कर सकता है जैसे बाकी लोग करते हैं। बाकी जो इसमें बोला कि इंफीरियर होते हैं जो लोग इनफॉर्मल एल्गोरिथम जो फॉलो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो रामानुजन ने भी कोई प्रॉपर थ्रू आउट द लाइफ उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा था उन्होंने, लेकिन फिर भी वो जीनियस है, गिफ्टेड है। तो फिर ये इसका तो एक तरह से अपवाद आप कह सकते हैं। फर्स्ट पॉसिबल नहीं था, सेकंड आप किसी जेंडर वाइज बोल नहीं सकते हैं इस बारे में। फोर्थ में आपसे बोला जाए कि सिलेक्टेड लोगों का ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी इसे अच्छी तरह से मेहनत करके मैथ्स को पढ़ सकता है। तो मैथ्स की लर्निंग के रिगार्डिंग में जो अगर बोला जाए तो करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो गया सेकंड हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रोल ऑफ प्रोपोर्शन रीजनिंग इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कि यहां पे ये बोला जा रहा है कि अनुपात या फिर प्रोपोर्शनल रीजनिंग जो होती है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। कि यानी कि कहने का मतलब ये, जिसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी जो छोटी क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं रेशियो प्रोपोर्शन, छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसकी जो रीजनिंग होगी, प्रोपोर्शनल रीजनिंग भी होगी, वो भी बहुत अच्छी होगी, ऐसा बोला जा रहा है। और ये किसने बोला था आपको ये बताना है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, साइकोलॉजिस्ट है जिसके बारे में आप नीचे दिया गया, आपको इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट किसकी थी। तो आपके पास ऑप्शन ये है, फर्स्ट ऑप्शन जो है लेव वाइगोत्स्की ने बोला था ऐसा कि भाई ये जो रेशियो और प्रोपोर्शन जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है उससे, क्या नाम है, प्रोपोर्शनल रीजनिंग से। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन जो आपके पास है वो है वैन हील ने ऐसा बोला होता। थर्ड ऑप्शन है आपके पास जोल्टन डाइनेस, इसने ऐसा बोला था। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है जीन पियाजे। वैसे दो लोग यहाँ काफी फेमस दिख रहे हैं इसके अंदर, जो इसकी थ्योरी आपने काफी सारी पढ़ी है, वाइगोत्स्की और पियाजे की, और बाकी तो थोड़ा फेमिलियर भी हो सकता है, नहीं भी। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, करेक्ट आंसर क्या है वो बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है डी, जीन पियाजे। यानी कि जीन पियाजे ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल रिलेटेड है, ये अगर इसको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो प्रोपोर्शनल रीजनिंग के अंडरस्टैंडिंग के लिए भी यूजफुल है। यानी कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A student is not able to solve those word problems which involve transformation in algebra. These best remedial strategy is to। एक स्टूडेंट है वो अलजेब्रा के अंदर जब हम बात करते हैं ट्रांसपोजिशन की बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, उसको शिफ्टिंग की बात करते हैं, और उसी हिसाब से जब हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मोस्टली एक्स की जो वैल्यू फाइंड आउट करती है, तो उसमें वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसे प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए आपसे पूछा जा रहा है कि उसके लिए बेस्ट रेडिमियल क्या कर सकते हैं आप, उसके लिए क्या उपचारात्मक रणनीति आप अपना सकते हैं, उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है। तो एक मैथ्स के टीचर के रूप में जो बेस्ट रिमीडियल स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं, आपसे वो पूछा जा रहा है। कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन के अंदर। तो चार ऑप्शन है आपके पास। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिटी यूजिंग अल्टरनेटिव मेथड, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास। सेकेंड ऑप्शन ये है गिव लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन ट्रांसपोजिशन ऑफ नंबर। थर्ड ऑप्शन है आपके पास गिव लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन वर्ड प्रॉब्लम इन अदर लैंग्वेज।
और जो फोर्थ ऑप्शन है जिसमें आपसे बोला जा रहा है एक्सप्लेन हिम और हर वर्ड प्रॉब्लम इन सिंपल लैंग्वेज। तो चार ऑप्शन आपसे बता दिए कि चार ऑप्शन में जैसे फोर्थ ऑप्शन में कि आप उसे सिंपल लैंग्वेज में चेंज करके बता दीजिए, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, कि सिंपल उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज को इजी बना दीजिए ताकि बच्चा समझ सके, ऐसा बोला जा रहा है। थर्ड में अगर आप देखते हैं तो इसमें बोला जा रहा है कि भी वो वर्ड प्रॉब्लम जो उसे किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि भी प्रॉब्लम को अगर एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस तो ज्यादा होने वाला नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जो आपसे बोला गया है कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि गिव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, उसे बहुत सारी प्रैक्टिस करा सकते हैं क्वेश्चन की जो ट्रांसपोजिशन ऑफ नंबर से रिलेटेड है। और नेक्स्ट जो आपसे बोला गया जो फर्स्ट ऑप्शन था उसमें बोला एक्सप्लेन कर दीजिए कॉन्सेप्ट को, इक्वलिटी को यूजिंग अल्टरनेटिव मेथड, कि जैसे हम एक मेथड से अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो उसको दूसरे मेथड को अल्टरनेटिव मेथड यूज कर लीजिए जो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ठीक होगा। अगर आप उसे यूज करते हैं तो हो सकता है कि जो रेडीमेल जो आप करना चाहते हैं, बच्चे को जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, जो उसकी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, तो उसे आप इजीली डील कर पाएंगे और उसे एक नए मेथड से, दूसरे मेथड से सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबल बना पाएंगे। तो करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कंटेम्पररी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स पेडागोजी encourage teacher to do all of the following except as a math teacher। आपसे जो बोला जा रहा है कि जो मैथ्स की जो पेडागोजी है वो आपको इंकरेज करती है ये सब करने के लिए, एक्सेप्ट द वन, यानी कि चार में से एक स्टेटमेंट ऐसा है जो पेडागोजी सपोर्ट नहीं करती, इंकरेज नहीं करती, बाकी जो तीन है उसको इंकरेज करनी है। तो हमें क्या करना है, जो डिस्करेज करती है हमें वो फाइंड आउट करना है। आई होप क्लियर होगा। ये एक्सेप्ट वर्ड को आइडेंटिफाई कर लो, क्वेश्चन में ये गलती हो जाती है, हम बड़ी जल्दी में होते हैं और फिर ये एक वर्ड से सारा क्वेश्चन अलग हो गया। मतलब आपसे इंकरेज करने के लिए बोला गया है कि ऑल द स्टेटमेंट एक्सेप्ट वन, जो एक्सेप्ट वाला है यानी कि उसको छोड़ के, ठीक है, उसकी बात की जा रही है, तो वो कौन सा स्टेटमेंट है आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो हर क्वेश्चन की तरह आपके पास चार ऑप्शन है, दोबारा से वैसे ही है। चलिए पढ़ते हैं एक करके क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास, डेवलप द स्किल ऑफ सिस्टमैटिक रीजनिंग इन स्टूडेंट, कि बच्चे के अंदर एक सिस्टमैटिक रीजनिंग डेवलप करना, ये बोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद बोला जा रहा है इंकरेज द एबिलिटी टू अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन, कि किसी सॉल्यूशन का अप्रोक्सीमेट तरीके से भी निकाला जा सकता है। कई बार क्या होता है हम डायरेक्टली एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते तो उसे जैसे डेसिमल में छोड़ देते हैं 2 डिजिट 3 डिजिट, तो वो एक्यूरेट आंसर नहीं है, वो क्या अप्रोक्सीमेट आंसर है हमारा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। थर्ड में आपसे बोला जाए इंट्रोड्यूस कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉब्लम बिफोर डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसमें ये बोला जा रहा है कि अंडरस्टैंडिंग को पहले डेवलप करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे बच्चे को कंप्यूटेशन करना आना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है अगर बच्चे को आप सॉल्व करना सिखा रहे हैं किसी चीज को, कॉन्सेप्ट क्या है इसको बताने की जरूरत नहीं है, उसे बस उस क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। कैसे करना है, बस एक बेसिक टर्म में प्लस माइनस इंटू डिवाइड करना सिखा दीजिए आप, वो बच्चा सॉल्व कर सकता है। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है उसको क्लैरिफाई करना, यानी कि उसको बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट की ये जरूरत नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन जो आपके पास है उसमें ये बोला जाए क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू गेस एंड वेरीफाई द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, कि बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करिए, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करिए जहां पे वो पहले तो किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को पहले गेस करे कि सर ऐसा 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 इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, फिर उनको इस एबल बनाइए कि उनको वेरीफाई करने के लायक बनाइए कि वो आंसर को वेरीफाई करके सॉल्व करके वेरीफाई करें उस प्रॉब्लम को। फिर देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे आप एलिमेंट्री क्लासेस में जब आप पढ़ाते हैं तो बच्चों को बताते हैं कि एक्स कोई भी एक जनरल इक्वेशन ले लीजिए, तो आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हो। तो कई बार क्या करते हैं आप ऑन पेपर कराने की जो ऑरली बता देते हैं कि भाई इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर से करो, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा, और ऑरली क्वेश्चन सॉल्व कर देते। तो वहां पे क्या किया आपने, उसे एक तरह से वर्बली एक तरह से आंसर को गेस किया, प्रॉपर सॉल्व नहीं किया आपने। और फिर बाद में जो आंसर आपने गेस किया था उसके बाद जब आप सॉल्व करने पे आते हैं यानी कि वेरीफाई करते हैं अपने आंसर को, ठीक है, तो वो करेक्ट करना बच्चों को आए। तो यानी कि ये एक तरह से कॉन्सेप्ट आप बच्चों को सिखाएं, इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, यानी कि एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने की बात की जा रही है। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप ये बताइए जो मैथ्स टीचिंग पेडागोजी में जो चीज नहीं यूज की जाती यानी कि डिस्करेज करने वाली बात जो है आपको वो बतानी है। तो जैसे इसमें थर्ड ऑप्शन आप देख रहे हैं, थर्ड ऑप्शन ये गलत हो गया यहाँ पे। क्यों गलत ये हो गया, जब तक आप कॉन्सेप्ट को डेवलप नहीं करेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाएंगे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो कंप्यूटेशन कराने से कोई फायदा नहीं है। यानी कि सॉल्व करना बाद में सिखाइए, पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाना ज्यादा जरूरी है, ये आज की डिमांड है। तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is correct regarding children's coming to the school from rural area?
अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो रूरल एरिया यानी कि जो ग्रामीण परिवेश से जो छात्र आते हैं उसके रिगार्डिंग आपको आपसे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको उनको आइडेंटिफाई करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स, कि मैथ्स से रिलेटेड, मैथ्स के संबंध में ग्रामीण परिवेश से जो बच्चा आता है उसके बारे में आपको ये कुछ स्टेटमेंट दिया, करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास ये है, दे हैव पुअर कम्युनिकेशन स्किल इन मैथमेटिक्स, कि ऐसा बोला जा रहा है कि वो बच्चों की जो कम्युनिकेशन स्किल होती है बहुत पुअर होती है, बहुत अच्छी नहीं होती है इन कंटेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स, कि मैथ्स के कंपैरिजन में वो ज्यादा अच्छा नहीं बोल पाते, ज्यादा अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, ऐसा बोला जा रहा है ऑप्शन 1 में। ऑप्शन 2 में आपसे बोला जा रहा है कि दे नीड नॉट लर्न फॉर्मल मैथमेटिक्स एज इट इज ऑफ नो यूज टू देम, कि यार फॉर्मल मैथमेटिक्स से इसका कोई यूज नहीं है तो उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा बोला जा रहा है सेकंड ऑप्शन में। यानी कि फॉर्मल टीचिंग लर्निंग मैथमेटिक्स जो है स्टूडेंट फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपसे सेकंड ऑप्शन में बोला जा रहा है। थर्ड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है दे मे हैव रीच ऑरल मैथमेटिक ट्रेडिशन एंड नॉलेज, कि ऐसे बच्चे जो होते हैं जो मैथमेटिक्स कंटेक्स्ट की अगर बात करें, मैथ्स के रिलेटेड बात करें, तो ऑरली जो होते हैं, ऑरली किसी चीज को सॉल्व करने के बड़े कैपेबल होते हैं, बहुत ज्यादा स्किलफुल होते हैं, ये बोला यानी कि रिच होते हैं कि ऑरल मैथ्स में, यानी कि मतलब पेपर पेन की जगह वो ऑरली क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो डी ऑप्शन है यानी कि फोर्थ ऑप्शन है आपके लिए, उसमें बोला जा रहा है दे डू नॉट नो मैथमेटिक्स, की ये बोल दिया गया कि भी जो ग्रामीण बच्चे होते हैं उनको मैथ्स आती ही नहीं है। तो आपके हिसाब से सही आंसर क्या है, आप वो सिलेक्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपका ये हो गया, थर्ड हो गया। थर्ड क्यों? कई बार आपने सुना होगा जो जैसे कोई ग्रामीण बच्चा जो आता है तो वहां पे क्या होता है, कोई रिसोर्सेज वगैरह तो होते नहीं है कि पेपर पेंसिल हो, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से आ रहा है बच्चा, पूरे फैमिली से आ रहा है तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते। यूजली वो कैलकुलेशन क्या करते हैं, ऑरली करते हैं। कई बार आपने सुना होंगे कि वो लोग टेबल्स बड़े अच्छे से लर्न करके आते हैं, जैसे बोलते हैं ना कटवे पहाड़े। अगर आप पुराने टाइम से अगर सुनते आ रहे तो घरों में क्या होता है, कट में पहाड़े सुनते हैं कि कट में टेबल सुनाइए, बीच में से कुछ भी पूछ लिया और जोड़ तोड़, कोई भी गेस्ट आता है घर में वो सीधा पूछता हाँ भी कौन सी क्लास में पढ़ते हो, और अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चन पूछ लेता। अगर बच्चा ऑरली उसका आंसर दे रहा है तो इट मीन्स वो पढ़ाई में अच्छा है, अगर नहीं दे पा रहा है इट मीन्स बोलते हैं कि स्कूल में क्या करते हो जब पढ़ते नहीं है तो आंसर नहीं दे पा रहे। तो ऐसा माना जाता है जो ग्रामीण बच्चे होते हैं वो जो ऑरली जो मैथ्स को सॉल्व करने की एबिलिटी होती है उनके अंदर ज्यादा होती है। कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है, कम्युनिकेशन से कोई मतलब नहीं है, ग्रामीण उससे कोई मतलब है, मैथ्स कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई लिटरेचर की बात नहीं हो रही है। सेकंड में जो आपसे बोला गया था कि फॉर्मल इनफॉर्मल से कोई लेना देना नहीं है, और नेक्स्ट बोला गया कि मैथ्स जानते ही नहीं है, ये भी गलत है। यानी कि करेक्ट आंसर हमारा जो हो गया वो हो गया थर्ड हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपके पास ये 4 स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट को देख लेना, और नीचे बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक्सिम्स आर प्रपोजिशन विच आर अज्यूम्ड, कि एक्सिम क्या होते हैं, वो एक तरह से प्रपोजिशन होते हैं जो पहले से एग्जूम कर लिए जाते हैं, पहले से मान के चला जाता है। अच्छा, सेकंड में आपसे बोला जाए एक्सिम आर द स्पेशल थ्योरम, कि ये क्या होते हैं, एक तरह से थ्योरम होते हैं जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अच्छा, सी में आपसे बोला एक्सिम आर डेफिनेशंस होते हैं, ये क्या है, एक तरह से डेफिनेशन है। और नेक्स्ट डी में आपसे बोला है एक्सिम्स व्हेन प्रूव्ड बिकम थ्योरम, जब इसे हम प्रूव कर देते हैं तो ये थ्योरम बन जाता है, ऐसा बोला जा रहा है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब लास्ट में आपसे पूछा कि इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं, आप उसके बारे में बताइए। तो ऑप्शन आपके पास है फर्स्ट, यानी कि ए स्टेटमेंट, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट ये वाला स्टेटमेंट था ये करेक्ट है। सेकंड में बोला जा रहा ऑप्शन जो आपके पास है ए एंड सी, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन सही है। अच्छा, थर्ड में आपसे बोला जा रहा है कि ये ए स्टेटमेंट और डी स्टेटमेंट ये दोनों करेक्ट है। और लास्ट फोर्थ ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि जो बी स्टेटमेंट है एक्सिम आर द स्पेशल थ्योरम, ये करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए बताइए, अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, हाँ अटेम्प्ट कर लिया होगा आप लोगों ने, करेक्ट आंसर है इसका ए, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास ये करेक्ट है कि एक्सिम्स आर द प्रपोजिशन विच आर अज्यूम्ड, कि जब भी हम किसी थ्योरम को प्रूव करते हैं तो कुछ हम लेट करके चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं। तो वो जो हम अज्यूम करके जो चल रहे हैं ना, कि जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हो, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आप बोलते हो लेट एक्स बी द दिस एंड दिस, वो एक तरह से कंसीडरेशन जो आप लेके जो चलते हैं उसी को हम एक्सिम बोल सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया ये हो गया 1 हो गया, यानी कि ए स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी से कोई इसका लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट कंटेम्परेरी व्यू ऑफ स्टूडेंट एरर इन मैथमेटिक्स। कंटेम्परेरी यानी कि आजकल के फिलहाल में जो सिचुएशन है, इन्वायरमेंट है, जो आज की परिवेश के बारे में बोला जा रहा है कि मैथ्स में जो स्टूडेंट एरर करते हैं उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट कंटेम्परेरी व्यू स्टूडेंट्स एरर इन मैथमेटिक्स। इनमें से आज के टाइम पे ये गलतियां बच्चों के जो मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में नहीं पाई जाती, रिफ्लेक्ट करती है आज के टाइम पे, ये पूछा जा रहा है वो कौन सी स्टेटमेंट है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, एक एक करके 4 ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है दे कैन गाइड द टीचर इन प्लानिंग हर क्लासेस, कि वो क्या करते हैं, टीचर को गाइड करते हैं कि उसकी टीचिंग की प्लानिंग करने के लिए, क्लासेस को नेक्स्ट क्लास कैसे प्लान करना है, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, कौन सी प्रॉब्लम डील करनी है, कौन से टॉपिक को सिलेक्ट करनी है, तो उसको गाइड करती है, ऐसा बोला जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है दिस शुड बी ओवरलुक्ड, ये चीजें जो इनको ओवरलुक्ड होना चाहिए, इसको देखा जाना चाहिए। अच्छा, यानी कि नेक्स्ट जो है आपसे बोला जा रहा है थर्ड ऑप्शन, इसमें बोला है दे आर पार्ट ऑफ लर्निंग, यानी कि जो एरर्स है ये पार्ट ऑफ लर्निंग है, ये बोला जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन में बोला जा रहा है कि दे आर द रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जो चीज, हाँ, तो 4 ऑप्शन आपके पास है। 4 ऑप्शन में से जो भी आपको सही लग रहा है एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूं। आई होप स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। चलो ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सेकंड है कि दे शुड बी ओवरलुक्ड, कि इनको अनदेखी की जानी चाहिए। किस चीज को अनदेखी की जानी चाहिए, इनके एरर्स को, यानी कि जो आज के टाइम पे जो चीज नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है, ये आज के टाइम पे अगर कोई जो चीज, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आपकी क्लास में है तो उसकी किसी भी प्रॉब्लम को आप इग्नोर कर देते हैं, उसको ध्यान नहीं देते हैं, तो अगर उसको अनदेखी की जाती, ये चीजें आज के टाइम पे रिफ्लेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे ये माना जाता है कि भाई जो बच्चा आपको, जिसको भी आप पढ़ा रहे हो, उसको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसको बेसिक चीजें समझ में आनी चाहिए। जो पहले क्या होता था कि भी जैसे मान लीजिए एक एक्सरसाइज आप करा रहे हैं, 10 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करा दिए, 2 क्वेश्चन करा दिए, बाकी आपने कह दिया कि घर से कर लाना, ठीक है। लेकिन आज के परिवेश में क्या है कि आपको एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस ना करके कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि सिमिलर टाइप के जो क्वेश्चन आपको सारे कराने, एक तरह से मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, सारे कराने, तो जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो आपको उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसको रेक्टिफाई करना है। ये नहीं कि उसको इग्नोर कर देना, उसकी अनदेखी कर देते हैं। तो आज के टाइम पे इसे अनदेखी नहीं की जाती है, यानी कि ये रिफ्लेक्ट नहीं करती है आज के टाइम पर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो गया वो हो गया सेकंड हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मैथमेटिक्स इज ट्रू, कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, ये बोला जा रहा है। तो आपके पास जो तीनों स्टेटमेंट है कुछ इस तरह से है कि मैथमेटिक्स इज अ टूल, एक तरह से ये टूल का काम करती है। फिर नेक्स्ट में बोला जा रहा है मैथमेटिक्स इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, एक तरह से ये आर्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट जो बोला गया है कि मैथमेटिक्स एज ए लैंग्वेज, इसमें बोला गया लैंग्वेज भी। तो 3 स्टेटमेंट आपके पास ए, बी और सी है। उसके रिगार्डिंग में आपके पास 4 ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है कि ऑल 3 स्टेटमेंट ए, बी एंड सी। सेकंड ऑप्शन में बोला जा रहा है ए एंड बी, यानी कि फर्स्ट 2 स्टेटमेंट की बात की जा रही है। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि बी एंड सी, यानी कि सेकंड एंड थर्ड जो स्टेटमेंट था बी और सी, उसके बारे में बात की गई है। और फोर्थ ऑप्शन में बोला जाए ओनली ए, सिर्फ फर्स्ट वाला ही सही है। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है, एक बार आप चूज कर लीजिए, अटेम्प्ट कर लीजिए। आई होप अटेम्प्ट कर लिया होगा आपने। तो करेक्ट आंसर इसका है फर्स्ट, यानी कि ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ए, बी और सी। कि मैथ्स को आप टूल की एज ए टूल यूज कर सकते हो, बाकी अदर सब्जेक्ट के में जैसे हम कि मैथ्स के थ्योरम्स को, प्रूफ को, कॉन्सेप्ट को अलग सब्जेक्ट में भी इसे एज ए टूल यूज किया जाता है। अब आपको बोलेंगे फॉर्म ऑफ आर्ट कैसे है, कि जैसे एक आर्टिस्ट भी है, जब वो कुछ ड्राइंग करता है, कुछ कंस्ट्रक्ट करता है या आर्किटेक्चर का अपना काम करता है, तो वहां भी वो मैथमेटिक्स सेंस को यूज करता है। या फिर आप कह लीजिए कि मैथ्स को एक आर्टिस्ट भी यूज करता है, या फिर आप कह लीजिए मैथ्स भी एक आर्टिस्ट जैसे सोच के काम करता है, वैसे मैथ्स में भी ये चीज फॉलो होती है, ठीक है ये। और थर्ड स्टेटमेंट जो बोला कि मैथ एक लैंग्वेज है, बिल्कुल लैंग्वेज है भी। कैसे? एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, ठीक है। इसकी अलग ग्रामर जैसा तो नहीं है, पर इसमें जो ग्रामर की जगह यहाँ रीजनिंग काम करती है, लॉजिक काम करता है यहाँ पे, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, टू प्रूव दैट V2 इज ए इरेशनल नंबर। V2 को एक वेरिएबल मान लो, कुछ भी मान के चलो, एक अजम्पशन है आपके पास, वो बोला जाए कि वो इरेशनल नंबर है। अ टीचर बिगन बाय अज्यूमिंग दैट, वो टीचर कोई इसको प्रूव करा रहा है, क्लास में पढ़ा रहा है, और ये एक तरह से अजम्पशन मान के चल रहा है कि V2 इज ए इरेशनल नंबर है, ठीक है। इट इज ए रैशनल नंबर एंड देन प्रोसीड टू सो हाउ दिस अजम्पशन इज नॉट फीजिबल, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। तो आपको ये बताना है कि भाई पहले वो अजम्पशन ये मान के चल रहा था कि V2 क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन जब बाद में जब सॉल्व करता गया तो ये जो इरेशनल नंबर था वो रैशनल नंबर निकला, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि वो कैसे इस बात को हाउ दिस अजम्पशन इज नॉट फीजिबल, ये फीजिबल नहीं है, आप कैसे बोल सकते हैं। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, तो अब आपको बताना है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रूफ ऑफ, ये किस चीज का प्रूफ का एग्जाम्पल है, आपको ये बताना है कि तो आपको ये बताना है कि पहले अजम्पशन कुछ और लेके चल रहे थे, फिर लास्ट में कुछ प्रूफ कर रहे हैं, तो ये जो है चीज है ये किस चीज का एग्जाम्पल आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन में बता देता हूँ। पहले बोला कि वेरिफिकेशन है, ये इंडक्शन मेथड यूज किया जा रहा है, डिडक्शन मेथड है, फिर लास्ट में बोला है कंट्राडिक्शन है कि कंट्राडिक्ट हो रहा है। तो सही आंसर क्या है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो आज सही आंसर इसका कंट्राडिक्ट हो रहा है। कंट्राडिक्ट कैसे हो रहा है कि पहले आप इरेशनल नंबर लेके चल रहे थे, बाद में पता लगा जब आप सॉल्व करते आए तो ये इरेशनल नंबर नहीं निकला, बल्कि ये क्या निकल गया, रैशनल नंबर निकल गया। क्या निकला, इरेशनल नंबर अज्यूम करके चल रहे थे कि V2 को हमने अज्यूम किया एज ए इरेशनल नंबर, बट आप सॉल्व करते गए तो ये इरेशनल नंबर निकल गया। तो यानी कि ये क्या हुआ, कंट्राडिक्ट हो गया आपकी स्टेटमेंट से। आप कुछ और अज्यूम करके चल रहे, जब आप प्रूफ किया तो वो प्रूफ सेटिस्फाई नहीं हुई और कुछ और निकल गया, यानी कि विरोधाभास आ रहा है, यानी कंट्राडिक्ट हो रहा है। आई होप रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्लियर हो। रैशनल वो जो P बाई Q की फॉर्म में होता है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इरेशनल नंबर वो होता है जिसको आप डिवाइड करते हैं और वो क्या नाम है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाता, यानी कि 1/3 आप बोल सकते हो, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है, एक रफली मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शाम को 7 बजे मैं डेली टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड ये वीडियो लेके आता हूं, जिसमें मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, टीचिंग पेडागोजी, चाइल्ड साइकोलॉजी और बाकी अदर चीज जो आपसे टीचर सिलेक्शन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ डिटेल में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और सजेशन है आपके इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं या हमारे चैनल पे इससे रिलेटेड कुछ और देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को आप देख सकते हैं अच्छे से, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। और सुबह 7 बजे जुड़ सकते हैं आप मेरे साथ करंट अफेयर के लिए की वीडियो में, जो कि मैं डेली सुबह 7 बजे लाता हूं, जो आपके हर तरह के एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए यूजफुल है, जिसमें जनरल स्टडी और करंट अफेयर पूछा जाता है। चलिए, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही है।